हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेट में आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में और उसके आंसर्स जो कि रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ द वेट्स रिटेन्ड ऑन द 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micrometer and 300 micrometer sieves are 30%, 35%, 15% and 20% respectively of the total weight of an aggregate sample, then the finest modulus of the sample is rounded off to 2 decimal places. This is of 1 mark question. हमको फाइनेस्ट मॉडुलस पूछा है। फाइनेस्ट मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड बाय 100, राइट। आपको यहाँ पे सीव गिवन है। बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट होता है उसमें 6 सीव्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे 4.75 नहीं गिवन है और 150 माइक्रोमीटर नहीं गिवन है। सो इसको हम 0 ले लेंगे ना। इसकी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, इतना परसेंटेज रिटेन्ड हो रहा है। सो 30%, 35%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक। सो क्यूमुलेटिव हमको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट टेबल किसका होगा? परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड। सो फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकेंड 30 हो जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म आता है उसको सेकेंड टर्म से ऐड करते हैं। 30 + 35 65, 65 + 15 80, 80 + 20 100, 100 + 0 100, ठीक। यहाँ से हम सम फाइंड करेंगे, इसका सम कितना आएगा? सो ये हो जाएगा 375। नाउ फाइनेस्ट मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड बाय 100। सो 375 बाय 100 क्या हो जाएगा? 3.75। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिटेल्ड वीडियो डाला है, उसमें मैंने पूरा ये सब टॉपिक कवर किया था। सो फर्स्ट है, डमी एक्टिविटी विल कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज। सो जो डमी एक्टिविटी होती है वो टाइम और रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करती है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, द प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोजेक्ट विथ लार्ज अनसर्टेनिटीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। सो जो PERT होता है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। Now, a Gantt chart is commonly used for identifying the critical path of activities in a project. So, Gantt chart critical path से related है ही नहीं, so ये भी गलत आंसर हो गया। Next, free float is the amount of time by which the start of an activity can be delayed without causing delay in the start of the following activity. So, ये correct आंसर हो जाएगा। फ्री फ्लोट का मतलब यही होता है, वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम, जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना उसके सक्सेसर एक्टिविटी को डिले किए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंड डी। In the leveling between 2 points A and B on the opposite bank of a river, the readings are taken by setting the instrument both at A and B as shown in the table. If the RL of A is 150 meter, the RL of B in meter is rounded off to 3 decimal places. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लेवलिंग 2 पॉइंट के बीच में है जो कि ऑपोजिट साइड में है, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? रेसिप्रोकल लेवलिंग का। रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमारा एक फॉर्मूला है डेल्टा H, उसको हम कैसे लिखते हैं? A1 - B1 प्लस A2 - B2/2 हो जाएगा। इसको अगर आप A1 ले लें, इसको A2 ले लें, इसको B1 ले लें, इसको B2 ले लें, सो ये क्या हो जाएगा? A1 - B1 प्लस A2 - B2/2 हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.475। सो RL ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगा? RL ऑफ A प्लस जो हमारा चेंज इन एलिवेशन है, सो ये 150 प्लस 0.475, सो ये हो जाएगा 150.475 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड A एंड रोड B आर ज्वाइंड बाय अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर एज शोन इन द फिगर. रोड A एंड रोड B आर टेंजेंशियल टू द कर्व एट द पॉइंट C एंड D रिस्पेक्टिवली. ये रोड A है और ये B है, ये टेंजेंशियल है C और D पॉइंट में. Had the curve not been there, straight roads A and B would have meet at the point E. अगर ये कर्व नहीं होता तो ये रोड कहाँ मीट होते? E में. The distance from C to E is 92 मीटर. ये C to E आपके पास गिवन है 92 मीटर. The value of the angle theta in degrees is dash. So ये हमारे को थीटा एंगल पूछा है, राइट। सो हमारे को पता है टेंजेंट जो लेंथ होती है, मीन्स ये जो लेंथ होती है C से E तक, ये किसके इक्वल हो जाती है? R tan θ/2, जहाँ पे CE आपको गिवन है 92 मीटर, ये टेंजेंट लेंथ। सो ये हो जाएगा 92 इज इक्वल्स टू R, रेडियस क्या गिवन है? 200 मीटर। सो 200 × tan θ/2। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 49.4 डिग्री। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
deflection angle. Next question. The point where the road alignment changes from a tangent to a curve is known as dash. This is 1 mark question. A, point of deflection, B, point of intersection, C, point of curve, D, point of tangency. ये पूछ रहा है यहाँ पे जिस पॉइंट में रोड का अलाइनमेंट चेंज होता है टेंजेंट से लेके कर्व में, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन्स ये पॉइंट को पूछा है ये क्या होता है. सो ये होता है पॉइंट ऑफ कर्व. P.C. ये होता है पॉइंट ऑफ कर्व. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. The figure shows a network diagram for a construction project. The activities A, B, C, D, E and F are represented by arrows and their duration are in the figure. The total float available for the activity E in days is equals to dash rounded off to nearest integer. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है. टोटल फ्लोट पूछा है ई एक्टिविटी का. सो हम यहाँ से टी और टीएल फाइंड कर लेंगे. ये आपके पास गिवन है नेटवर्क डायग्राम. सो टी इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 5. टी जब हम लेते हैं तो मैक्सिमम लेते हैं. सो ये हो जाएगा 0 + 3. सो यहाँ से 3 + 5 8, 5 + 2 7. सो मैक्सिमम क्या है 8. 5 + 8 13. यहाँ से क्या आएगा 8 + 4 12. हम लोग को मैक्सिमम लेना रहता है तो ये हो जाएगा 13. सो यहाँ पे टीएल क्या हो जाएगा 13. 13 - 4 12. सो यहाँ पे 13 - 8 5, 12 - 5 7 और यहाँ से 5 - 5 0. सो अब टोटल फ्लोट किसके इक्वल होता है टीएल - टीई माइनस ड्यूरेशन के. सो ये हो जाएगा को टोटल फ्लोट ई का पूछा है ई एक्टिविटी का. सो ये हो जाएगा टीएल - टीई 13 - 8 - 4. ये हो जाएगा 5 - 4 1. सो इसका करेक्ट आंसर है 1. In the context of testing bitumen, which statement is false? 1 mark question. A, the depth of penetration of needle in the standard penetration test is measured in units of 1/10 of a millimeter. So ये करेक्ट आंसर है. ठीक, जो हम पेनिट्रेशन की डेप्थ होती है वो 1/10 mm से मेजर करते हैं. ये मैंने आपको हाईवे के रिवीजन में बताया था. नेक्स्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड यूजिंग रिंग एंड बॉल अपैरेटस. सो सॉफ्टनिंग पॉइंट हम इस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं. ये भी सही है. सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ टाइम. जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है ये टेम्परेचर होता है. सो इसकी जो यूनिट है वो टाइम नहीं है. सो ये गलत ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट, डक्टिलिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ. सो डक्टिलिटी लेंथ होता है जिसमें हम बिटुमेन को स्ट्रेच कर सकते हैं. सो ये करेक्ट आंसर है. सो ये ऑप्शन सही है. हमको पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सॉफ्टनिंग पॉइंट को हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं ना कि टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2. व्हीकल डैमेज फैक्टर, सेकेंड पैसेंजर कार यूनिट, थर्ड परसेप्शन रिएक्शन टाइम, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो. कॉलम 2, स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल, कैपेसिटी ऑफ अ रोडवे, सी, डिजाइन रिजिड पेमेंट, डी, डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. सो जो VDF होता है मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर, वो किस लिए यूज होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी, पैसेंजर कार यूनिट. ये एक नॉर्मल यूनिट होती है जिसमें हम रोड की कैपेसिटी को फाइंड करते हैं. सो सेकंड का बी, परसेप्शन रिएक्शन टाइम, ये साइड डिस्टेंस में यूज होता है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. सो थर्ड का क्या हो जाएगा ई. नाउ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये क्या फाइंड करता है सॉइल सबग्रेड की स्टेबिलिटी को. सो फोर्थ का ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन. हमको इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है. पहला, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट टेस्ट स्पेसिमेन कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप एंड साइज. जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट के स्पेसिमेन की वो डिपेंड करती है शेप और साइज में. सो ये करेक्ट आंसर है. सो हमको पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड, एयर ड्राइड एंड सैचुरेटेड टेस्ट स्पेसिमेन शो द सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो इसका करेक्ट आंसर बी है. क्यों? क्योंकि जो एयर ड्राइड सैंपल होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड टेस्ट स्पेसिमेन की. सो जो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है पॉइंट में क्या बोला है सेम होती है. सो वो सेम नहीं होती है. नेक्स्ट, curing conditions such as temperature and relative humidity can influence the compressive strength of concrete. हाँ, ये इफेक्ट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को. अगर क्यूरिंग अच्छे से होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी. नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द वाटर टू बाइंडर रेशियो यूज्ड इन द कंक्रीट मिक्सचर. सो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है वाटर टू बाइंडर, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है. सो ये भी सही पॉइंट है. सो गलत पॉइंट यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सेक्शन ऑफ 300 mm विड्थ एंड 700 mm डेप्थ
The beam is reinforced with the tension steel of 2000 mm square area at an effective cover of 50 mm. Concrete in the tension zone is assumed to be cracked. Assume the modular ratio of 12 and Young's modulus of 200 gigapascal for steel. When the extreme fiber in the compression undergoes a strain of 0.0004 due to the applied bending moment, the stress in the steel in megapascal is dash, rounded off to nearest integer. This is 2 mark question. Now यहाँ पे हमारे को मॉड्यूलर रेशियो दिया है, सो ये WSM हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया. सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर होते हैं. यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, स्ट्रेन इन द कंक्रीट गिवन है. देखो कंप्रेशन जोन का स्ट्रेन क्या है, 0.0004 है. हमको पूछा क्या है, स्ट्रेस पूछा है स्टील में, मीन्स FST पूछा है. नाउ मॉड्यूलर रेशियो 12 गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है 2000 mm स्क्वायर. अब हम स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे. सो स्ट्रेन जो एक्सट्रीम फाइबर में है कंक्रीट साइड में, वो क्या है, कंप्रेशन साइड में 0.0004. सो ये हो गया EC. नाउ EST हमको अभी पता नहीं है. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, D माइनस XA के. नाउ सिमिलर ट्राइंगल से ये क्या हो जाएगा, EST बाय EC इज इक्वल्स टू D माइनस XA बाय XA हो जाएगा. सो यहाँ से EST की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन इन द स्टील सेक्शन के साइड में. ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट इनटू D बाय XA माइनस 1. अब हमारे को पूछा है स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, E इंटू स्ट्रेन, E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेन ऑफ स्टील. यहाँ पे हमारे को स्ट्रेन ऑफ स्टील फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में B इंटू XA स्क्वायर बाय 2 माइनस M इंटू AST इंटू D माइनस XA इक्वल्स टू 0 होता है. नाउ हमारे पास D गिवन क्या है, 700 है, जिसमें कवर है 50 mm का, तो ये हो जाएगा 650 mm डेप्थ. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे. B बाय 2 मतलब जो विड्थ है वो 300 है, बाय 2 150 XA स्क्वायर माइनस मॉड्यूलर रेशियो 12 है इंटू AST 2000 इंटू 650 माइनस XA इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई XA की, XA स्क्वायर प्लस 160 XA माइनस 104,000 इक्वल्स टू 0. यहाँ से XA आ जाएगा 252.265 mm. अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारे को. सो यहाँ से आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0004 इंटू 650 बाय 252.265 माइनस 1 हो गया. सो स्ट्रेन इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 6.307 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4. नाउ स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. सो स्ट्रेस इन स्टील किसके इक्वल हो गया, 6.307 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन क्या है हमारे पास, देखिए 200 गीगापास्कल स्टील की गिवन है. अगर हमारे को आंसर मेगा पास्कल में चाहिए, सो मेगा पास्कल में क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. सो इसको पुट कर दो 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. सो स्ट्रेस इन स्टील किसके इक्वल हो जाएगा, 126.14 मेगा पास्कल. इसको हम 126 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं. हमको राउंडेड ऑफ पूछा नियरेस्ट इंटीजर में, सो ये आ गया 126 मेगा पास्कल. गेट में जो आंसर आया है रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग उन्होंने रेंज 125 टू 127 लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम विथ अ विड्थ ऑफ 250 mm and an effective depth of 500 mm is 0.3 megapascal. The torsional moment capacity of section in kilonewton meter under pure torsion as per IS 456-2000 dash rounded off to 1 decimal place. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. नाउ प्योर टॉर्शन में क्या है, शियर फोर्स 0 हो जाएगा, तो शियर फोर्स 0 यानी VU 0 हो जाएगा. नाउ एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव शियर फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, VUE इक्वल्स टू VU प्लस 1.6 TU बाय B, जहाँ पे प्योर टॉर्शन के केस में ये शियर फोर्स 0 हो गया. सो आप इसको 0 कर दो. नाउ ये शियर फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया के. फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इफेक्टिव शियर फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया के. स्ट्रेस कितना गिवन है हमारे पास, 0.3 इंटू B इंटू डी. B क्या है 250, D क्या है इफेक्टिव डेप्थ 500. सो किलो न्यूटन में लेना है तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट बाय 1000 लिख सकते हैं. सो इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1.6 TU पूछा है हमारे को, टॉर्शनल मोमेंट कैपेसिटी, बाय B विड्थ ऑफ द बीम 250 mm है. सो मीटर में क्या हो जाएगी, 0.25 मीटर.
ये हो जाएगा 37.5 इन किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1.6 TU बाय 0.25 मीटर। यहाँ से TU की वैल्यू आ जाएगी 5.85 किलो न्यूटन मीटर। इसका करेक्ट आंसर ये है। और गेट में जो रिस्पॉन्स शीट आई है उसके अकॉर्डिंग आंसर है 5.726। अगर आपका आंसर इस रेंज में आएगा वो करेक्ट आंसर है। टॉर्शनल मूवमेंट कैपेसिटी। Next question. Consider a reinforced concrete beam section of 350 mm width and 600 mm depth. The beam is reinforced with tension steel of 800 mm square. Area at an effective cover of 40 mm. Consider M20 concrete and Fe415 steel. Let the stress block considered for concrete in IS 456-2000 be replaced by an equivalent rectangular stress block with no change in A. the area of the stress block, B. the design strength of concrete at the strain of 0.0035 and the location of the neutral axis at flexural collapse. The ultimate moment resistance of beam in kilonewton meter is dash. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। हमारे को क्या एज्यूम करने बोला है? रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक कंसिडर करने बोला है, ठीक, जिसमें एरिया का कोई चेंज नहीं है। जो स्ट्रेन है वो 0.0035 होना चाहिए और जो लोकेशन है न्यूट्रल एक्सिस का वो फ्लेक्सुरल कोलैप्स में है। सिर्फ हमारे को क्या बोला है, जो स्ट्रेस ब्लॉक हमको अज्यूम करना है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा वो कितने में एक्ट करेगा? इसके आधे में। यहाँ पे XU न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कहाँ एक्ट करेगा? 0.5 XU, 1/2 ऑफ XU। नाउ जो लिवर आर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी? D माइनस 0.5 XU। नाउ डेप्थ ऑफ द सेक्शन क्या है? D, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है? XU। इफेक्टिव डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगी? 600 माइनस कवर के। 600 डेप्थ है, कवर 40 है, ये हो जाएगी 560 mm। नाउ XU लिमिट फाइंड करेंगे हम, और 415 स्टील है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.48 इंटू D 560 है। XU लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा? 268.8 mm। नाउ XU का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 इंटू FY इंटू AST बाय 0.36 B इंटू FCK। XU किसके इक्वल हो जाएगा? 0.87 इंटू 415 स्टील है, एरिया हमारे पास गिवन है 800 mm स्क्वायर बाय 0.36 इंटू B। विड्थ ऑफ द सेक्शन क्या गिवन है? 350 इंटू FCK। M20 कॉन्क्रीट गिवन है, FCK क्या हो जाएगा? 20। नाउ XU किसके इक्वल हो जाएगा? 114.62 mm। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं XU की जो वैल्यू है वो XU लिमिट से कम है। जब भी XU लिमिट से कम होता है तो वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। नाउ अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मूवमेंट कैपेसिटी, अल्टीमेट मूवमेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? MU इक्वल्स टू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.5 XU। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। MU इक्वल्स टू 0.36 इंटू M20 है तो ये FCK 20 हो गया, इंटू विड्थ 350 इंटू XU 114.62 D 560 माइनस 0.5 इंटू XU 114.62। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 145.2 किलो न्यूटन मीटर। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू किसके नियर अबाउट है? 148 किलो न्यूटन मीटर के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपकी नहीं आती, ऑप्शन से मैच नहीं होती, तो आपको नियर अबाउट ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड अ डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी v, length scale L and acceleration due to gravity G would be. This is 1 mark question. A v square by GL, B vg by L, C gl square by v, D L by v square into G. Now dimensionless क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जिसमें कोई यूनिट नहीं है। यूनिट हम फाइंड कर लेंगे सब ऑप्शन से। पहला ऑप्शन v स्क्वायर बाय GL, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। g क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू l, l यानी मीटर। यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा ये सारे टर्म्स। ये 1 आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, for the Bernoulli's equation to be applicable in a fluid flow condition, which one of the following conditions are satisfied? This is 1 mark question. A, fluid should be frictionless, B, fluid should be incompressible, C, fluid should be steady, D, flow should be rotational.
सो बर्नौली इक्वेशन में जो भी हम कंडीशन एज्यूम करते हैं वो क्या है, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए. सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. Next question. A hydraulic jump is formed in a 5-meter wide rectangular channel which has a horizontal bed and is carrying a discharge of 15 meter cube per second. The depth of water in the upstream jump is 0.5 meter. The power dissipated by the jump is dash in kilowatt. This is 2-mark question. Note, acceleration due to gravity is equals to 9.81 meter per second square. Density of water equals to 1000 kg per meter cube. काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1. नाउ गिवन क्या है हमारे पास, विड्थ 5 मीटर, डिस्चार्ज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अपस्ट्रीम जंप 0.5 मीटर गिवन है. सो डिस्चार्ज पर मीटर स्मॉल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 15/5, सो 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया. नाउ F1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Q स्क्वायर बाय G इंटू Y1 का होल क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7.34 के. सो यहाँ से हम Y2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, y1/2 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 इंटू F1 स्क्वायर. सो y2 इक्वल्स टू 0.5/2 इंटू -1 प्लस रूट ओवर 1 + 8 इंटू 7.34. सो y2 आ गया 1.682 मीटर. सो एनर्जी लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, y2 - y1 का होल क्यूब बाय 4 टाइम्स ऑफ y1 इंटू y2. सो 1.682 माइनस 0.5 का होल क्यूब बाय 4 इंटू 1.682 इंटू 0.5. सो ये आ जाएगा एनर्जी लॉस 0.49 मीटर. नाउ पावर डेसिपेटेड किसके इक्वल होता है, गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एनर्जी लॉस. सो पावर लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, 9.81 इंटू 15 इंटू 0.49 विच इज इक्वल्स टू 72 किलोवाट. So power loss equals to 72 kilowatts. So this is the correct answer. Next question. A 5-meter wide rectangular channel carries a discharge of 10 meter cube per second at a depth of 1.5 meter under uniform flow. To produce critical flow conditions without affecting the upstream condition, the channel bottom elevation would be raised in meter by dash rounded off to 2 decimal places. Assume that there is no loss of head at the raise. Kinetic energy correction factor is 1. And acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. This is asked for 2-mark question. So यहाँ पे अल्फा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 गिवन है. सो आपका क्रिटिकल डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय G होल टू द पावर 1/3, जहाँ पे स्मॉल Q किसके इक्वल है, डिस्चार्ज बाय विड्थ के. नाउ डिस्चार्ज कितना गिवन है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. विड्थ कितना गिवन है, 5 मीटर वाइड चैनल, सो 5 मीटर. सो स्मॉल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 10/5 विच इज 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो हमको E1 का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी एट सेक्शन 1 y1 + Q स्क्वायर बाय 2G y1 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से हम E1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, y1 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1.59 मीटर. नाउ एनर्जी एट सेक्शन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 इंटू क्रिटिकल डेप्थ के. सो एनर्जी एट सेक्शन 2 विच इज इक्वल्स टू मिनिमम एनर्जी विच इज 1.5 इंटू क्यू स्क्वायर बाय जी. सो क्यू कितना गिवन है, 2 स्क्वायर बाय 9.81 होल टू द पावर 1/3. सो ये आ जाएगा 1.11 मीटर. नाउ हमको क्या पूछा है, हम्प की हाइट पूछा है. चैनल बॉटम एलिवेशन वुड बी रेस्ड. सो चैनल का बॉटम जो रेज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम्प के. सो डेल्टा जेड मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 - E2. हम्प की वैल्यू किसके इक्वल होती है, E1 - E2 के. सो E1 क्या है, 1.59 माइनस E2 1.11. सो ये आ जाएगा 0.48 मीटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. और जो भी क्वेश्चंस गेट के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए हैं उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है. सो अगर आपको इसके अलावा भी जो कोई क्वेश्चंस देखने हैं सो आप उसको मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.